brought to you by Infinix. इनफिनिक्स पर वेरी गुड ऑफर मिला है, यू कांट बेयर टू मिस इट। मेरा नाम एडवर्ड जोसेफ स्नोडेन है। मैं पहले सरकार के लिए काम करता था, लेकिन अब आम लोगों के लिए करता हूँ। मुझे ये अंतर समझने में तकरीबन 3 दशक लग गए, और जब मैंने ये समझा, मेरे लिए दफ्तर में मुश्किलें शुरू हो गईं। नतीजतन मैं अब आम जनता को उनसे बचाने की कोशिश करता हूँ, जो मैं पहले हुआ करता था। सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी का एक जासूस। मैं किसी नौजवान टेक इंजीनियर की तरह था, जिसे ये गुमान था कि वो दुनिया को बेहतरी की तरफ ले जा रहा है। अपनी आत्मकथा परमानेंट रिकॉर्ड में एडवर्ड स्नोडेन ने अपनी पहचान कुछ यूं दर्ज की है। स्नोडेन कौन? अगर इस शख्स का परिचय तलाशने जाएं तो कुछ ऐसा सामने आएगा। CIA का एक जासूस जिसने अमेरिका के सबसे खतरनाक सीक्रेट्स का भंडाफोड़ कर दिया, जिसने अमेरिका की जनता को बताया कि सरकार उनके फ़ोन से लेकर लैपटॉप तक में घुसी हुई है, जिसे उसका अपना मुल्क गद्दार मानता है, जबकि बाकी दुनिया में उसे सच्चाई का झंडा बरदार माना गया, जिसे अपने देश में खतरा महसूस हुआ तो वो भागकर रूस चला गया, और जिसको व्लादिमीर पुतिन ने 26 सितंबर को रूस की स्थायी नागरिकता दे दी है। तो आज हम जानेंगे एडवर्ड जोसेफ स्नोडेन की पूरी कहानी क्या है, उन्हें अमेरिका गिरफ्तार क्यों करना चाहता है, और स्नोडेन को मिली रूसी नागरिकता का मतलब क्या है। नमस्ते, मेरा नाम दिव्यांशी है और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। आज बात एडवर्ड स्नोडेन की रूसी नागरिकता की। शुरुआत एक लड़के के परिवार से। ये परिवार अमेरिका के दक्षिण पूर्व में बसे राज्य नॉर्थ कैरोलिना में रहता था। इसमें सबसे बुजुर्ग थे लड़के के दादा। वो फेडरल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो FBI से रिटायर हुए। पिता कोस्ट गार्ड में थे, जबकि लड़के की मां नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी में काम करती थी। जब वो बड़ा हुआ तो खुद US आर्मी में शामिल हो गया। वो लड़का एडवर्ड स्नोडेन था। इस कहानी को यहीं पर अल्प विराम देते हैं और थोड़ा पीछे चलते हैं साल 1963 में। वियतनाम वॉर रफ्तार पकड़ रहा था। इसी दौरान वर्जीनिया के CIA हेडक्वार्टर में एक नौजवान की नौकरी लगी। उसका नाम सैम एडम्स था। सैम का काम ग्राउंड से आ रही जानकारियों को पढ़कर रिपोर्ट तैयार करना था। ऐसे लोगों को इंटेलिजेंस एनालिस्ट कहा जाता है। सैम ने 2 साल तक कॉन्गो डेस्क पर काम किया, फिर उसका ट्रांसफ़र वियतनाम डेस्क पर कर दिया गया। उसे साउथ वियतनाम में मौजूद दुश्मनों की गिनती करनी थी। जब सैम ने पड़ताल की तो उसका माथा ठनका। पता चला कि साइगॉन में मौजूद अमेरिकी जनरल सफ़ेद झूठ बोल रहे हैं। वे दुश्मन की संख्या को आधा करके बता रहे थे। ऐसा इसलिए ताकि अमेरिकी जनता को जीत का भ्रम बना रहे। ये बात CIA में सैम के अफसरों को भी पता थी, लेकिन उन्होंने इसे राष्ट्रपति के पास पहुंचने नहीं दिया। नतीजा, वियतनाम वॉर आगे बढ़ता गया और साथ में हताहतों की संख्या भी। सैम सच्चाई बाहर लाने के लिए एजेंसी के अंदर लड़ाई लड़ते रहे, मगर कोई फर्क नहीं पड़ा। वियतनाम वॉर अपने चरम पर जाकर खत्म हुआ। सैम एडम्स ने 1973 में एजेंसी छोड़ दी। बाद में वो वर्जीनिया में अपने कैटल फार्म में काम करने लगे। उन्हें ताउम्र इस बात का मलाल रहा कि वो बाहर जाकर सच की लड़ाई नहीं लड़ पाए। अगर वो ऐसा करते तो वियतनाम में हजारों अमेरिकी सैनिकों की जान बच सकती थी। ये मलाल उनके साथ ही चला गया। अक्टूबर 1988 में हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। जिस बरस सैम की मौत हुई, उसी समय 6 साल का एक बालक एडवर्ड अपने जीवन की पहली हैकिंग कर रहा था। उसने अपने घर की सभी घड़ियों की टाइमिंग बदल दी ताकि उसे सोने के लिए ज़्यादा समय मिल सके। आगे चलकर वो स्कूल के सिस्टम को हैक करने लगा, सिलेबस के साथ छेड़छाड़ करने लगा। इरादा ये कि कम मेहनत में परीक्षा निकल जाए। वो स्कूल को एक अवैध सिस्टम मानता था, जहाँ विरोध या आलोचना की कोई गुंजाइश नहीं थी। आखिरकार 16 बरस की उम्र में उसने स्कूल छोड़ दिया। 1990 का दशक इंटरनेट क्रांति का था। एडवर्ड को इंटरनेट पर मज़ा आने लगा। कंप्यूटर्स से उसकी दोस्ती हो गई। स्कूल छोड़ने के बाद उसने कम्युनिटी कॉलेज में दाखिला लिया। वहाँ उसने कंप्यूटर साइंस में पढ़ाई की। 2004 में वो आर्मी में गया, लेकिन 4 महीने बाद ही उसे डिस्चार्ज कर दिया गया। फिर उसने मेरीलैंड यूनिवर्सिटी के एक सेंटर में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी पकड़ ली। उसके पास कोई डिग्री नहीं थी, लेकिन कंप्यूटर के ज्ञान ने उसकी राह आसान कर दी। 9/11 के हमले के बाद अमेरिकी एजेंसियों को तकनीक में पारंगत नौजवानों की ज़रूरत थी। इसी क्रम में 2006 में एडवर्ड को सिक्योरिटी क्लियरेंस मिल गया। उसे CIA में कंप्यूटर टेक्नीशियन की नौकरी मिल गई। यहाँ से उसके खुफिया करियर की शुरुआत हुई।
स्नोडेन अपने काम में माहिर था। वो जल्दी ही सफलता की सीढ़ियां चढ़ने लगा। 2009 में उसने CIA से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद NSA के लिए प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर के तौर पर काम करने लगा। एडवर्ड डेल कंपनी का स्टाफ था, लेकिन असल में वो NSA के लिए काम कर रहा था। कुछ समय बाद उसे जापान भेजा गया। स्नोडेन को एजेंसी का ग्लोबल बैकअप तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई। अगर कभी NSA का हेडक्वार्टर तबाह हो जाता है, तब भी इस बैकअप में सारा डेटा मौजूद रहेगा। NSA का दावा है कि स्नोडेन ने इसी दौरान खुफिया जानकारियों की चोरी करनी शुरू कर दी थी। हालांकि एजेंसी को इस बात की जानकारी बहुत समय बाद मिली। 2013 में स्नोडेन हवाई में NSA के रीजनल ऑपरेशन सेंटर में काम कर रहा था। ये सेंटर चीन और नॉर्थ कोरिया पर निगरानी रखता है। मई 2013 में उसने मेडिकल लीव के लिए अप्लाई किया। वहाँ से वो सीधा हांगकांग पहुंचा। वहाँ उसने ब्रिटिश अखबार गार्डियन और अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट के खोजी पत्रकारों को मिलने बुलाया, उन्हें इंटरव्यूज़ दिए और अपने पास मौजूद पूरा डेटा उन्हें सौंप दिया। अखबारों ने स्नोडेन का नाम दिए बिना रिपोर्ट्स पब्लिश करनी शुरू कर दी। इन लीक्स ने अमेरिका समेत पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। इसमें कई चौंकाने वाले खुलासे थे। पहला, अमेरिकी सरकार अपने करोड़ों नागरिकों पर नजर रख रही थी। लोगों की कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड किए जा रहे थे, वो भी बिना किसी कोर्ट के वारंट के। टेलीकॉम कंपनियां सरकारी एजेंसियों के लिए माध्यम का काम कर रही थीं। लीक से पहले तक खुफिया एजेंसियां इस तरह की निगरानी से साफ मना करती रही थीं। दूसरी चीज़ ये पता चली कि NSA अमेरिकी टेक कंपनियों जैसे गूगल, फेसबुक, याहू, माइक्रोसॉफ्ट, यूट्यूब, एप्पल और स्काइप से दुनिया भर के लोगों का डेटा निकाल रही थी। उनके पास इन कंपनियों के सर्वर्स का एक्सेस है। इसे प्रिज्म प्रोग्राम के नाम से जाना जाता था। गार्डियन ने खुलासा किया कि इसमें UK की एजेंसियों की भी मिलीभगत है। स्नोडेन ने 2013 में गार्डियन को दिए इंटरव्यू में कहा था, NSA ने एक ऐसा सिस्टम तैयार किया है जिससे किसी भी चीज़ पर निगरानी रखी जा सकती है, बस वो चीज़ किसी नेटवर्क से जुड़ी होनी चाहिए। तीसरी चीज़ ये पता चली कि NSA के पास दुनिया भर के लगभग हर ऐसे व्यक्ति का डेटा है जिसने कभी फ़ोन या लैपटॉप का इस्तेमाल किया। इस लिस्ट में उन देशों के नागरिक थे जिनके साथ अमेरिका के अच्छे संबंध थे। एक जर्मन पत्रिका डेर स्पीगल ने दावा किया कि अमेरिका ने यूरोपियन यूनियन के दफ्तर में जासूसी वाले यंत्र लगाए थे। अमेरिकी एजेंसियों ने जर्मनी की तत्कालीन चांसलर एंजेला मार्केल के फ़ोन कॉल्स को भी ट्रैक किया। इसको लेकर जर्मन सरकार ने अक्टूबर 2014 में अमेरिका के राजदूत को तलब किया था। इन सब के अलावा कई देशों के दूतावासों और लैटिन अमेरिकी सरकारों पर भी नज़र रखी जा रही थी और भी कई खुलासे हुए जो अखबारों ने सीरीज़ में पब्लिश किए। अभी तक अखबारों में एडवर्ड स्नोडेन का कहीं पर नाम नहीं आ रहा था, लेकिन 9 जून 2013 को स्नोडेन ने सामने आने का फैसला किया। उनका कहना था कि जब मैंने कुछ गलत नहीं किया है तो मैं क्यों छिप कर रहूं। तब गार्डियन ने उनका इंटरव्यू पब्लिश किया। लगभग 10 मिनट के इस इंटरव्यू का कुछ हिस्सा सुन लीजिए। एक सवाल था, आपने विसल ब्लोअर बनने का फैसला क्यों किया? NSA अपने सिस्टम के जरिए लगभग हर चीज़ पर नज़र रख सकती है। अगर मैं आपकी पत्नी के फ़ोन पर आपके मेल्स चेक करना चाहूँ तो वो भी हो सकता है। मैं आपकी ईमेल्स, पासवर्ड्स, फ़ोन रिकॉर्ड्स, क्रेडिट कार्ड सब देख सकता हूँ। मैं ऐसे समाज में नहीं रहना चाहता जो इस तरह की चीज़ें करता है। मैं ऐसी दुनिया में नहीं जीना चाहता जहाँ हर चीज़ रिकॉर्ड की जा रही है। अगला सवाल, आपको लगता है कि आपने जो किया वो एक अपराध है? सरकार अपनी तरफ से पर्याप्त अपराध कर चुकी है। मेरे ऊपर यह आरोप लगाना गलत होगा। अब आपके साथ क्या होने वाला है? कुछ अच्छा तो नहीं ही होगा। आपने हांगकांग को क्यों चुना? जवाब था, किसी अमेरिकी व्यक्ति के लिए इससे बड़ी त्रासदी क्या होगी कि उसे ऐसी जगह पर छिपना पड़ रहा है जहां प्रेस फ्रीडम नहीं के बराबर है। फिर भी हांगकांग आज़ादी के मामले में चीन से बेहतर है। यहाँ फ्री स्पीच की मजबूत परंपरा रही है। इंटरव्यू रिलीज होने के बाद अमेरिका परेशान हो गया। उसने जासूसी कानून के तहत स्नोडेन पर मुकदमा दायर कर दिया। अमेरिका ने स्नोडेन को प्रत्यर्पित करने की अपील की। हांगकांग ने ऐसा करने से मना कर दिया, लेकिन तब तक स्नोडेन का हांगकांग में रहना खतरनाक हो चुका था। ये चर्चा चलने लगी थी कि अमेरिकी एजेंट स्नोडेन और डॉक्यूमेंट छापने वाले पत्रकारों की हत्या कर सकते हैं। फिर स्नोडेन का संपर्क विकीलीक्स के फाउंडर जूलियन असांज से हुआ। स्नोडेन को इक्वाडोर में शरण दिलाने की बात तय हुई। वो हांगकांग से मॉस्को के रास्ते इक्वाडोर जाने लगे थे। जैसे ही स्नोडेन का जहाज़ मॉस्को में उतरा, उसी समय खबर आई कि अमेरिका ने उनका पासपोर्ट कैंसिल कर दिया है। फिर उन्होंने कई देशों में शरण की गुहार लगाई, इनमें रूस भी शामिल था। 40 दिनों तक एयरपोर्ट के इंटरनेशनल ट्रांजिट जोन में रहने के बाद रूस ने उन्हें शरणार्थी का दर्जा दे दिया। 1 बरस बाद रूस ने उन्हें रेजिडेंस परमिट दे दिया। 2017 में इसकी समय सीमा 3 साल के लिए और बढ़ा दी गई। 2020 में उन्हें परमानेंट रेजिडेंसी का अधिकार मिल गया।
एडवर्ड स्नोडन पिछले 9 बरस से रूस में रह रहे हैं। उन्होंने कई मौक़ों पर वापस अपने मुल्क लौटने की इच्छा जताई है, एक शर्त के साथ, वो ये कि उन्हें निष्पक्ष ट्रायल दिया जाएगा, लेकिन ये मौका उन्हें कभी नहीं मिला। अब उसकी संभावना लगभग खत्म हो गई है। दरअसल 26 सितंबर 2022 को रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने एक हुक्मनामे पर दस्तखत किया। इसके तहत 75 विदेशी लोगों को रूस की नागरिकता दी गई है। इनमें एक नाम एडवर्ड स्नोडन का भी है। स्नोडन अब रूस के नागरिक बन गए हैं, हालांकि उन्होंने अभी तक अमेरिका की नागरिकता छोड़ी नहीं है। रूस की नागरिकता मिलने के बाद स्नोडन ने ट्वीट किया, अपने माता पिता से बरसों तक अलग रहने के बाद मैं और मेरी पत्नी नहीं चाहते कि हम अपने बच्चों से दूर रहें। 2 बरस के इंतजार और लगभग 10 सालों तक निर्वासन में रहने के बाद इस स्थिरता से हमारे परिवार पर बहुत फर्क पड़ेगा। मैं उनकी और हम सबकी निजता के लिए प्रार्थना करता हूँ। अब ये भी जान लेते हैं कि स्नोडन के खुलासों के बाद अमेरिका में क्या हुआ। अमेरिका में स्नोडन के ऊपर 3 चार्जेस लगे। तीनों मामलों में अधिकतम 10-10 साल की सजा का प्रावधान है, यानी अगर स्नोडन अमेरिका गए और उनके ऊपर लगे दोष साबित हुए तो उन्हें 30 बरस की जेल हो सकती है। लीक्स के बाद अमेरिका के उस समय के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने एनएसए का पक्ष लिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका को बचाने के लिए ज़रूरी है। ओबामा ये भी बोले कि एनएसए ने कभी कुछ गलत नहीं किया है। ओबामा प्रशासन ने अगस्त 2013 में एक स्वतंत्र पैनल की स्थापना की। पैनल ने मास रिकॉर्डिंग, विदेशी नेताओं की निगरानी और खुफिया प्रोग्राम्स के बेहतर संचालन का सुझाव दिया। कई सुझावों पर अमल किया गया। कुछ अमेरिकी संसद में पहुंचे, उनके ऊपर कानून बनाने को लेकर बहस होनी शुरू हुई। इन सब के बावजूद पूरी दुनिया में डिजिटल प्राइवेसी को लेकर बहस जारी है। ओबामा के कार्यकाल के आखिर में उन्हें क्षमादान देने की मांग भी तेज हुई थी, लेकिन इस पर कोई फैसला नहीं लिया जा सका। जिन 2 अखबारों गार्डियन और वॉशिंगटन पोस्ट ने सबसे पहले स्नोडन द्वारा लीक किए गए दस्तावेज छापे थे, उन्हें 2014 में पुलित्जर प्राइज से नवाजा गया। इन सबके बीच एडवर्ड स्नोडन की विरासत को लेकर चर्चाओं का दौर चलता रहा, आज भी चल रहा है। एक धड़ा स्नोडन को फ्रीडम ऑफ स्पीच के नायक के तौर पर देखता है। दूसरे धड़े का कहना यह है कि स्नोडन ने राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता से खिलवाड़ किया। उनके कारण अमेरिका का सिक्योरिटी सिस्टम कमजोर हुआ। एक आरोप यह भी लगता है कि स्नोडन ने रूस के साथ अमेरिका की खुफिया जानकारियां साझा की हैं। इसी वजह से उन्हें वहां शरण मिली हुई है। स्नोडन और पुतिन दोनों इससे इनकार करते हैं। एक और सवाल जोर शोर से उठ रहा है। अब चूंकि स्नोडन रूस के नागरिक बन गए हैं, तो क्या वो भी यूक्रेन के मोर्चे पर लड़ने जाएंगे? पुतिन ने 21 सितंबर को आंशिक लामबंदी का आदेश दिया था। बोले कि यूक्रेन वॉर में सैनिकों की संख्या कम पड़ रही है तो नए लोगों को लड़ने भेजा जाएगा। ऐसे लोग जिनका रशियन आर्मी में काम करने का पुराना अनुभव रहा है। क्या स्नोडन भी इस कैटेगरी में आएंगे? स्नोडन की वकील के मुताबिक नहीं, उन्हें यूक्रेन के मोर्चे पर नहीं जाना होगा। क्यों? क्योंकि उनका रशियन आर्मी में काम करने का अनुभव नहीं रहा है। आप एडवर्ड स्नोडन के बारे में क्या सोचते हैं? उन्होंने सीक्रेट दस्तावेज रिलीज कर देश की सेवा की या देश के साथ गद्दारी की? अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जाते जाते एक और ज़रूरी सूचना सुन लीजिए। द लल्लन टॉप शो अब देखिए लाइव रोज़ रात 8 बजे यूट्यूब से भी पहले तो डाउनलोड कीजिए द लल्लन टॉप ऐप। एंड्रॉयड और एप्पल दोनों डिवाइसेस पर यह ऐप आपको मिल जाएगी। आज का दुनियादारी यहीं पर समाप्त होता है। कल फिर मुलाकात होगी, इसी उम्मीद के साथ विदा लेती हूँ। शुक्रिया, शुभ रात्रि। मिटाने खबरों का गैप रोज रात 8 बजे आएगा लल्लन टॉप शो लाइव ऑन ऐप। डाउनलोड करें लल्लन टॉप ऐप।